हेलो स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और आज का टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो पुराने वाले पार्टनर्स बच्चों अपने असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पुराने वाले पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अपने असेट्स और अपनी लायबिलिटीज की करंट वैल्यू को देखते हैं। करंट वैल्यू को, अब करंट वैल्यू असेट्स और लायबिलिटीज की बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बच्चों कैसे, देखिए, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में कुछ असेट्स हैं और कुछ लायबिलिटीज हैं। पुराने वाले फर्म की बैलेंस शीट है ए और बी की। अगर सी एंटर हुआ है तो सी की एंट्रेंस हुई है एज ए न्यू पार्टनर, और ए बी पुराने पार्टनर्स हैं। ये ए और बी की बैलेंस शीट है एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन। तो यहाँ पर कुछ बच्चों असेट्स हैं, जैसे बिल्डिंग है 1 लाख रुपए की, स्टॉक है 50,000 रुपीज़ का, मशीनरी है 80,000 रुपीज़ की, फर्नीचर है 30,000 रुपीज़ का। जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो ये ए और बी इन असेट्स को दोबारा से रिवैल्यूएट कर सकते हैं, यानी उनकी करंट वैल्यू क्या है ये डिसाइड कर सकते हैं। बच्चों, मान लो बिल्डिंग उनकी बैलेंस शीट में 1 लाख की है, लेकिन अभी इसकी वैल्यू 1,50,000 है। तो 50,000 रुपीज़ बिल्डिंग में इंक्रीज हो गया, बढ़ गई, यानी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, यानी ये ए और बी का प्रॉफिट हो गया। और मान लो स्टॉक अभी यहाँ है 50,000 और मान लो इसकी करंट वैल्यू 40,000 है, तो 10,000 रुपया स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए और बी का 10,000 रुपीज़ लॉस हो गया, क्योंकि उनकी असेट्स की करंट वैल्यू पहले के मुकाबले में कम हो गई। ऐसे ही मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है या इंक्रीज भी हो सकती है। बच्चों, अगर असेट्स इंक्रीज होते हैं तो फर्म को, यानी पुरानी फर्म को प्रॉफिट होता है, और अगर असेट्स डिक्रीज होते हैं तो पुरानी फर्म को लॉस होता है। ऐसे ही फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। इधर आते हैं लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स हैं 30,000 के। बच्चों, अगर क्रेडिटर्स या लायबिलिटीज कम होती हैं, अगर यानी फर्म की देनदारियां अगर कम होती हैं तो पुरानी फर्म का प्रॉफिट होता है, और अगर देनदारियां बढ़ती हैं तो पुरानी फर्म का लॉस होता है। मान लो यहाँ क्रेडिटर्स 30,000 हैं, मान लो ये 35,000 के हो गए, तो यहाँ लायबिलिटी बढ़ रही है। क्रेडिटर्स पहले 30,000 से अब 35,000 के हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 5,000 रुपीज़ फर्म का, पुरानी फर्म का लॉस हो रहा है। मान लो बिल्स पेबल अब यहाँ पर 25,000 हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन ये 20,000 के हो गए, यानी बिल्स पेबल डिक्रीज हो गए हैं, इंक्रीज नहीं हुए, डिक्रीज हो गए हैं। तो इससे फर्म का फायदा होगा। तो बच्चों, अगर असेट्स इंक्रीज होंगे तो फर्म का प्रॉफिट होगा, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो फर्म का प्रॉफिट होगा। अगर असेट्स डिक्रीज होंगे तो फर्म का लॉस होगा, और अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो फर्म का लॉस होगा। तो बच्चों, अब देखते हैं कि इनके लिए हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जो जब पुराने वाली फर्म अपने असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करेगी तो एक अकाउंट खोला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट
ये खोला जाएगा बच्चों। इस अकाउंट के अंदर असेट्स में जो डिक्रीज या इंक्रीज, लायबिलिटीज में जो डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है, इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो बच्चों याद रखिए कि चैप्टर एडमिशन के अंदर जब पुराने वाली फर्म अपने एसेट्स और अपनी लायबिलिटीज को फिर से रिवैल्यूड करती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है। तो अब देखते हैं बच्चों कि जर्नल एंट्री कैसे डलेगी, या पहले इसका इफेक्ट देखते हैं। असेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं फर्म के, जैसे पहले बिल्डिंग 1 लाख की थी, अब 1.5 लाख की हो गई, 50,000 रुपया बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। असेट्स इंक्रीज होने से उनको डेबिट किया जाता है। और अगर यही असेट्स डिक्रीज हो जाएं, जैसे स्टॉक पहले 30,000 का था, अब वो 20,000 का हो गया है, 10,000 रुपीज़ स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, तो ये फर्म का लॉस है, तो फिर असेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएं तो ये फर्म का लॉस होता है। मान लो पहले क्रेडिटर्स 30,000 के थे, फिर ये 40,000 के हो गए, तो 10,000 रुपीज़ फर्म का लॉस हो गया, तो लायबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई, यानी बिल्स पेबल पहले 25,000 के थे, फिर 20,000 के हो गए, 5,000 रुपया बिल्स पेबल डिक्रीज हुए हैं, यहाँ पर फर्म का प्रॉफिट हुआ है, तो लायबिलिटीज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो याद रहे बच्चों, व्हेन असेट्स आर इंक्रीज्ड डेबिट किए जाते हैं, व्हेन असेट्स आर डिक्रीज्ड क्रेडिट किए जाते हैं, व्हेन लायबिलिटीज आर इंक्रीज्ड क्रेडिट की जाती हैं, और व्हेन लायबिलिटीज आर डिक्रीज्ड डेबिट की जाती हैं। तो बच्चों ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को, अब इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डालेंगे। अगर असेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनी बच्चों, जब असेट्स इंक्रीज होते हैं आपके, तो असेट्स इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी अगर बिल्डिंग इंक्रीज हुई है तो आपकी एंट्री बनी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर असेट्स डिक्रीज होते हैं तो फिर इनको क्रेडिट किया जाता है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाएगा। जैसे स्टॉक 10,000 रुपीज़ डिक्रीज हो गया, तो स्टॉक को क्रेडिट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट ₹10,000। लायबिलिटीज देखते हैं, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो उनको क्रेडिट किया जाता है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। यानी अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो आप लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे। और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो आप उसको डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो ये है फंडा बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जर्नल एंट्रीज डालने का। अब आपको जर्नल एंट्रीज डाल के दिखाते हैं बच्चों। इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट डेबिट अगर आपके असेट्स बढ़ जाते हैं, जैसे बिल्डिंग बढ़ गई, फर्नीचर बढ़ गया, मशीनरी बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इंक्रीज हुआ है उनमें, तो उसको डेबिट करेंगे। यानी इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट डेबिट, यानी अगर बिल्डिंग बढ़ी है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और ये प्रॉफिट हुआ है फर्म का, इसलिए इसको डेबिट किया है।
तो दूसरा प्रॉफिट कब होगा? जब लायबिलिटीज कम होंगी। एक प्रॉफिट तो तब होता है जब असेट्स बढ़ते हैं फर्म का, और एक प्रॉफिट तब होता है बच्चों जब लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं। तो फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट को भी डेबिट करना है। ये दोनों को डेबिट किया है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट को डेबिट और इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट को भी डेबिट, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट दे रहे हैं फर्म को। यानी असेट्स अगर बढ़ेंगे तो भी प्रॉफिट होगा पुरानी फर्म का बच्चों, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होंगे तो भी प्रॉफिट होगा। एक तीसरा प्रॉफिट और है बच्चों, कई बार फर्म को रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करते समय कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स मिल जाते हैं। बच्चों अनरिकॉर्डेड असेट्स वो होते हैं जिनका बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। यानी जो फर्म की बुक्स हैं उनमें उन असेट्स की पोस्टिंग नहीं हुई होती, तो वो होते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स। तो अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन पुराने वाली फर्म को कुछ असेट्स मिल जाएं ऐसे जिनका बुक्स में कोई रिकॉर्ड ना हो, तो भी फर्म का प्रॉफिट होता है। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट भी डेबिट। सॉरी बच्चों, डेबिट। इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट किसको करेंगे बच्चों? पता चल गया आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पूरी की पूरी एंट्री प्रॉफिट की है बच्चों। आप चाहें तो पूरी कंबाइन एंट्री डाल सकते हैं और चाहें तो आप अलग अलग एंट्री डाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप काम करिए। ये प्रॉफिट की हो गई। अब एक हम एंट्री डालेंगे लॉस की, तो लॉस इसका रिवर्स हो जाएगा। यानी यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये तीनों क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन इनको भी रिवर्स करना होगा, जहाँ इंक्रीज है वहाँ डिक्रीज हो जाएगा, जहाँ डिक्रीज है वहाँ इंक्रीज हो जाएगा, जहाँ असेट्स है वहाँ लायबिलिटीज हो जाएगा। तो ये लॉस की एंट्री जब असेट्स कम होते हैं बच्चों, जब असेट्स डिक्रीज होते हैं तो फर्म का लॉस होता है। जब स्टॉक 30 का 20,000 रह गया तो 10,000 लॉस हो गया, तो लॉस हो गया, ये फर्म का लॉस है। तो जब असेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है। इंक्रीज को डेबिट किया है, इंक्रीज को डेबिट किया है, डिक्रीज को क्रेडिट करेंगे। और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो भी फर्म का लॉस होता है, तो इसको क्रेडिट करेंगे। और यहाँ तो अनरिकॉर्डेड असेट्स मिले थे, और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मिल जाएं फर्म को, कुछ देनदारियां पता चल जाएं ऐसी जिनका बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो वो हो गई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो इसका मतलब लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई फर्म की, उसका लॉस बढ़ गया, तो उसको भी क्रेडिट किया जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो ये रही एंट्री बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू डिक्रीज इन असेट्स अकाउंट। अगर असेट्स में डिक्रीज होता है, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट। अगर लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। अगर ऐसी लायबिलिटीज का पता चलता है जिनका बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये भी फर्म का लॉस होता है। तो ये है बच्चों फर्म का लॉस।
और ये है बच्चों फर्म का प्रॉफिट। एक बार फिर कि अगर आपके असेट्स बढ़ जाएं यानी फर्म के असेट्स बढ़ जाएं तो डेबिट करेंगे, अगर लायबिलिटीज घट जाएं तो डेबिट करेंगे, और अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स का पता चल जाए जिनका बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं था तो उसको भी डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे अगर लॉस हो रहा है तो, और फिर क्रेडिट किसको करेंगे, डिक्रीज इन असेट्स अकाउंट को। अगर बिल्डिंग कम हो गई, डिक्रीज हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अगर स्टॉक कम हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। और अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई जैसे बिल्स पेबल इंक्रीज हो गए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी या कोई क्रेडिटर्स या कुछ और देनदारी पता चल गई जिसका बुक्स में पहले रिकॉर्ड नहीं था तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। तो बच्चों ये रही प्रॉफिट की एंट्री, ये रही लॉस की एंट्री। आप चाहो तो इसको सेपरेटली भी डाल सकते हो। अब क्या है बच्चों, आगे देखा जाएगा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है कि लॉस ज्यादा हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा तो भी पुराने वाले पार्टनर्स को बांटेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो भी पुराने वाले पार्टनर्स को बांटेंगे। याद रहे बच्चों, पुरानी रेशो में, ओल्ड रेशो में प्रॉफिट हो लॉस हो, पुरानी रेशो में पुराने वाले पार्टनर्स को बांटा जाएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है यानी ये अमाउंट बड़ी है प्रॉफिट वाली और लॉस वाली अमाउंट कम है तो जाहिर है प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये प्रॉफिट वाली अमाउंट कम है और लॉस वाली अमाउंट ज़्यादा है तो जाहिर है बच्चों लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसको बांटेंगे, उसके बांटने के लिए बच्चों ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो बच्चों अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो इफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। बच्चों ओल्ड पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स नहीं, न्यू वाला पार्टनर नहीं, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज पुराने वाले पार्टनर्स की हुई है, इसलिए प्रॉफिट और लॉस के ऊपर उनका हक है। इसलिए अगर लॉस है तो भी उनको दिया जाएगा, प्रॉफिट है तो भी उनको दिया जाएगा। तो याद रहे बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये एंट्री पास करोगे आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आप बच्चों समझ आना चाहिए आपको कि कैपिटल अकाउंट कब डालेंगे और करंट अकाउंट कब डालेंगे। जब उनकी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो आप करंट अकाउंट डालोगे, अदरवाइज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डालोगे। तो अगर ए और बी दो पुराने पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:2 है, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है एंट्री डलेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बच्चों रेशो कौन सी, 3:2। 3:2 में प्रॉफिट को बांटेंगे। और बच्चों अगर लॉस हो रहा है, इफ लॉस, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बच्चों है लॉस की एंट्री। लॉस को भी उसी पुरानी रेशो के अंदर डालेंगे, यानी एंट्री बन जाएगी ये ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर लॉस हो रहा है तो। जो आगे है कि कई बार रिवैल्यूएशन करते समय पुराने वाले पार्टनर्स किसी असेट्स को या किसी लायबिलिटी को ओवरटेक कर सकते हैं। यानी जैसे ए और बी पार्टनर्स हैं और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी जब उन्होंने असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया तो बी ने कहा कि स्टॉक मुझे दे दो, यानी स्टॉक को बी ले गया और फर्नीचर को ए ले गया, यानी असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स हो गया ये। यानी कुछ स्टॉक्स को टेक ओवर कर सकते हैं वो, ऐसे ही लायबिलिटीज को भी टेक ओवर कर सकते हैं वो, यानी असेट्स भी ले सकते हैं और लायबिलिटीज भी ले सकते हैं। अब जो असेट्स लिए हैं, अगर उन्होंने जो असेट्स लिए हैं वो मोर देन द बुक वैल्यू भी हो सकते हैं और लेस देन द बुक वैल्यू भी हो सकते हैं। मोर देन द बुक वैल्यू का मतलब जैसे बिल्डिंग 1 लाख की है, बुक वैल्यू उसकी बैलेंस शीट के अंदर, और ए ने वो बिल्डिंग ले ली 1,20,000 की, तो यहाँ पर 20,000 रुपया फर्म को प्रॉफिट हुआ है। इस 20,000 की एंट्री तो आपने वैसे ही डालनी है जैसे आपको बताया गया है कि इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट को डेबिट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने असेट्स ले लिए हैं तो उसकी एंट्री बच्चों ये बैठती है, व्हेन असेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर और सोल्ड आउट। या तो पार्टनर ले सकता है या उसको बेच सकते हैं वो। बेचेंगे तो बच्चों जाहिर है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और अगर कोई पार्टनर उसकी जगह पर, यानी बेचने की जगह पर कोई पार्टनर अगर ले लेता है उस असेट्स को, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सिंपल है बच्चों, देखो अगर उन्हें बेच दिया तो उनके पास कैश आ जाएगा तो कैश को डेबिट करेंगे या बैंक को डेबिट करेंगे, या अगर किसी पार्टनर ने ले लिया तो कैश और बैंक की जगह पर किसको डेबिट करोगे? जिसने लिया है, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, और क्रेडिट किसको करेंगे फिर? उस असेट्स अकाउंट को जो उसने लिया है। जैसे बिल्डिंग तो टू बिल्डिंग, स्टॉक तो स्टॉक, और अगर प्रॉफिट लॉस हुआ है तो आपको पता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, और अगर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो अगर प्रॉफिट है, इफ प्रॉफिट, तो बच्चों ये एंट्री डलेगी। देखिए, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट या फिर कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। बच्चों देखो, अगर कैश पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर किसी पार्टनर ने ले ली वो वाले एसेट्स तो कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे ए ने लिया है तो ए इज कैपिटल अकाउंट या फिर उसका करंट अकाउंट डेबिट। मान लो 1 लाख की बिल्डिंग 1,20,000 की बिकी, या 1,20,000 की ए ने ले ली। बिकी तो कैश या बैंक में 1,20,000 डालेंगे, ए ने ले ली तो ए के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करके उसमें 1,20,000 डालेंगे। तो क्रेडिट में क्या डालेंगे बच्चों? क्रेडिट में डालेंगे टू असेट्स अकाउंट,
यानी असेट्स यहाँ पर बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अकाउंट कितना, 1 लाख रुपया, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1 लाख, और बाकी का क्या है 20,000 प्रॉफिट। तो पता होना चाहिए आपको प्रॉफिट के टाइम में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो बच्चों, ये जब कोई फर्म का पार्टनर, पुरानी फर्म का पार्टनर कोई असेट्स टेक ओवर करता है मोर देन द बुक वैल्यू, ये लेस देन द बुक वैल्यू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। याद रहे बच्चों, लेस देन द बुक वैल्यू अगर लेता है वो, तो यही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। यानी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, या कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। फिर ये एंट्री बनेगी अगर लेस देन द बुक वैल्यू ली है तो। और अब अगर उसने लायबिलिटीज ले ली तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी बच्चों, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये असेट्स अकाउंट की जगह लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगर लॉस है तो, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। और कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट भी क्रेडिट। तो ये रही बच्चों रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, और इसको अच्छे तरीके से करिए ताकि आगे आपका चैप्टर मजबूत हो। बच्चों, जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, वो बच्चे जरूर ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।